नमस्कार। कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और उस आधार पर आपकी कराते हैं एडवांस तैयारी कल के बाजार के हिसाब से। लेकिन जिस तरह से ये बाजार चल रहा है उसमें सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आपको हम बेहतर तरीके से रणनीति सामने रखें। यही नहीं, आप अपने सवाल हम तक यूट्यूब के जरिए पहुंचा सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब भी सवाल पूछिए अपना नजरिया जरूर बताइए, यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। इससे हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें आपको बेहतर मार्गदर्शन देने में आसानी होती है। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो सवाल आज आप पूछेंगे, इन सवालों के जवाब आपको कल मिलेंगे। और इसके साथ ही जो सवाल आपने पिछले दिनों पूछे यानी कल के शो में पूछे, उसके जवाब की उम्मीद आज आप कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा में मैं शामिल करूंगा हमारे साथ आज मेरे एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जरा मैं दर्शकों के सामने आज के बाजार का पूरा ब्यौरा रख देता हूं जो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो आप देखिए, ट्रेड वॉर के बुखार की वजह से जो चिंताएं हैं उसकी वजह से बाजार पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी के अगर लेवल्स को हम साफ तौर पर देखें तो 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुआ निफ्टी 23,050 के पास। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहां 1,000 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। 76,300 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में लगभग 550 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। 49,400 के स्तर पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। आज निफ्टी के टॉप गेनर में अडानी एंटरप्राइजेज रहा टॉप गेनर, और ग्रासिम, ट्रेंट और भारतीय एयरटेल यही चुनिंदा स्टॉक थे जो कि एक्शन नजर आया। अब आप एक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट ब्रेथ जो है वो कितना खराब है। मात्र 210 शेयर आज ऐसे रहे जो कि हरे निशान में नजर आए, और 2467 शेयर ऐसे थे जिन पर जो है बाजार पर दबाव हावी होता हुआ नजर आया। अब जाहिर बात है जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। निफ्टी में हमने 5वें दिन लगातार कमजोरी देखी और 1.25% टूट कर ये बंद हुआ। इंट्राडे में 23,000 के अहम स्तर के नीचे फिसलना अपने आप में चिंताजनक बात है। और आज की बिकवाली में अगर हम देखें तो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है वो स्वाहा हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। विनोद जी, ऐसे बिल्कुल चिंताजनक माहौल में अब जहां बाजार पर वाकई जो है वो कहीं से भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है, तो क्या रणनीति लेकर चला जाए कल के बाजार में? नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली आई मीन जिस हिसाब से हमें पोस्ट बजट लगा था, बजट में जिस हिसाब से टैक्स कटे आए, फिर रेट कट आरबीआई द्वारा दिया गया, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट जो बिल्ड हुआ था, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसको एक डेंट लगा हुआ है लास्ट 2 दिनों का अगर ट्रेडिंग सेशन देखे। और मुझे लगता है कि इसका कंप्लीट रीजन अगर मैं समझूं तो ये अर्निंग्स है, ये क्वार्टर दिसंबर का अर्निंग जो अभी तक गया है। आई थिंक बहुत सारी कंपनियों का वो अर्निंग्स कट हुए हैं, और जो कमेंट्री भी आई है, आई थिंक 70% मैनेजमेंट की कमेंट्री ऐसे आए हैं कि जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कॉशियस मोड पे चले गए हैं। यस, एटलीस्ट फॉर 1-2 क्वार्टर के लिए उनका व्यू थोड़ा सा आई मीन मंदी वाला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी व्यू अगर देखें इन सारे कंपनियों का तो बेहतर है। और मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन देख रहे हैं, इट्स नथिंग बट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, पार्टली यहाँ पे हर डिक्लाइन करेक्शन में डिप्लॉय करते रहना चाहिए, वो हमारा एडवाइस रहेगा। बट यस, मैं 2 महीने पहले भी बोलता था, 3 महीने भी पहले भी बोलता था, हर बार आपके चैनल पे आके बोलता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप से खासकर थोड़ी दूरी बना करके रखें, खासकर उन स्टॉक्स पे जहाँ पे वैल्यूएशन जब बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, और वहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश होगी कि अर्निंग्स वो जिस लेवल के अनुमान लगाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच होगा, जिसके वजह से आप वैल्यूएशन डी रेटिंग देखोगे, वो स्मॉल कैप में क्लियरली दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड शायद एक आध क्वार्टर और चले, तो टिल द टाइम हम इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करेंगे, आप क्वालिटी लार्ज कैप जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा हो वहां पे फोकस करें। अभी अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है इन करेक्शन के बाद बीएफएसआई स्पेस में बहुत सारे क्वालिटीज कंपनी है जहां पे आप अपने फोकस रख सकते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, या फिर आईसीआईसी या फिर एक्सिस बैंक हो, इधर आप फोकस रख रखिए। एनबीएफसी में इंटरेस्ट रेट कट होने के कारण बहुत सारी जो खासकर जो अच्छी कंपनी है उसका वैल्यूएशन अच्छे लेवल के आगे, चोला मतलब इन्वेस्टमेंट फाइनेंस हो या फिर फूडको हो, ये सब कंपनी पे फोकस करे।
एट द सेम टाइम जो कंजम्पशन रिलेटेड जो हमें लगता है कि जो थीम आगे 2 सालों में निकल के आएगी नेक्स्ट फिस्कल ईयर से, उसमें भी बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है, उसमें थोड़ा फ़ोकस करें। सो कुल मिला कर के हमारा मानना यही है, थोड़ा कंजम्पशन में थोड़ा व्यू लें और जैसे कि मैं बोला कि फार्मा जो रूपी डेप्रिशिएटेड के कारण जहाँ पे स्टोरी बन रही थी, खासकर आईटी नेम जो सेलेक्ट फार्मा नेम वहाँ भी फ़ोकस करें। तो अब हमारा व्यू यही है, आने वाले महीने में या हफ्तों में फ़ोकस कंप्लीटली लार्ज कैप पे रखें, क्वालिटी नेम पे पकड़ें, थोड़ा-सा स्मॉल कैप से दूर बने रहिए। एक विशेष रणनीति आपको विनोद जी की तरफ से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल सीवी पुजारा का मैंगलोर से हमारे पास आया हुआ है। आयशर मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। 2400 की इनकी बाइंग है, अच्छे स्तरों पर इनकी खरीदारी है, 22 शेयर इनके पास हैं। हालांकि आयशर मोटर्स में हमने देखा कि खास तौर पे नतीजों के बाद एक अच्छा खासी गिरावट देखने को मिली। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है विनोद जी, आयशर मोटर्स इनका इनकी जो खरीद है वो 2400 की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया कैसा लग रहा है आपको? लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक आपको होल्ड करनी चाहिए। नो डाउट थोड़ा-सा कंसर्न है वैल्यूएशंस को लेके, मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया कि अभी हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे रेदर देन प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसपे एक मार्जिन सबके कटे हैं जिसकी वजह से अर्निंग्स कट आया है। बट कुल मिलाकर के जो मैनेजमेंट का ग्रोथ फोकस है, मुझे लगता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि उनके जो अभी जो वोल्वो का जो सीवी स्पेस है, वहाँ पे भी ट्रैक्शन दिखने को मिलेगा। जो नई लॉन्चेस करी है कंपनी ने, उसपे भी आगे चल के वॉल्यूम अच्छा होगा, मार्केट शेयर गेन करने की काफ़ी चांसेस है। तो मुझे लगता है अगर आपका व्यू यस नियर टर्म में हम डेफिनिटली ये मानते हैं कि स्टॉक में रिमेन अंडर प्रेशर, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आपको बने रहने चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहने की आपको सलाह। कोल इंडिया पर हमारे एक दर्शक का राय जानना चाहते हैं और इनका नाम है सुमित धारा और इनका सवाल है कि कोल इंडिया इन्होंने 372 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। जानना चाहते हैं कि कितना समय और दें कि मुनाफे में आ जाए। देखिए, कोल इंडिया मुझे लगता है ये करंट अगर वोलेटाइल मार्केट सिनेरियो को देखें तो मुझे लगता है कोल इंडिया जैसा स्टॉक आपको आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, ये आज का लेवल पे आज के प्राइस पे आपको 9 से 10% का लगभग डिविडेंड यील्ड दे रहा है। सो मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा-सा पोर्शन इस स्पेस में भी होना चाहिए जहाँ आपको डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी मिले। तो मुझे लगता है कोल इंडिया उस लेवल पे काफ़ी परफेक्ट बैठता है। तो नियर टर्म, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के हिसाब से आपको ये पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मुझे ये लेवल से करेक्शन भी कम दिखाई देता है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज़ भी मुझे लगता है जो हो चुका है यहाँ से काफ़ी अब फर्दर डी-रेटिंग की गुंजाइश कम लगती है। हमारा मानना है कोल इंडिया होल्ड करके रखें। इंडिया होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। इफ्तिकार का सवाल लेते हैं, इरेडा पर राय जानना चाहते हैं और एक बार मैं ब्राइंग प्राइस बता दूं, 250 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनके पास 400 शेयर हैं। यहाँ पर नुकसान हल्का होता हुआ इनको बताइए क्या करना चाहिए विनोद जी इरेडा में? पतंजलि इरेडा बहुत बढ़िया कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन जहाँ पे इनका है, आई मीन रिन्यूएबल स्पेस में हमें मालूम है कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इनका एयूएम भी देखें लगभग 60-65 हज़ार करोड़ का है। वो कंसिस्टेंटली यहाँ से एटलीस्ट 25 से 30% नेक्स्ट 5 साल तक ग्रो करता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमें 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले भी स्टॉक पे हमारा कंसर्न वही था कि वैल्यूएशन जो है वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा था क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी देखें तो करेक्ट होने के बाद भी 4 साढ़े 4 आपका प्राइस टू बुक मल्टीपल एफआई 27 पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा है। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको व्यू मैं बोलूँगा, मैं नेगेटिव नहीं हूँ बट मेरा व्यू ये लेवल पे थोड़ा न्यूट्रल रहेगा। आई वुड हैव समथिंग वेट एंड वॉच थिंग, और स्टॉक अगर थोड़ा-सा करेक्ट होता है तो मैं यहाँ से ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो मेरा व्यू है कि आप अभी ऐड नहीं करें, करेक्शन होता है तो आप ऐड करके थोड़ा एवरेज कर लिए। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है कंपनी का। तो एक स्ट्रेटजी जो है वो आपको अलग तरीके से यहाँ पर बनानी होगी। बढ़ते हैं आगे और लीना सहाय का अगला सवाल लेते हैं, यूट्यूब पर ही आया हुआ है। आईआरएफसी के बारे में राय जानना चाहती हैं और 196 रुपये के थोड़े ऊपर की इनकी खरीद है। 196 के ऊपर की खरीद है विनोद जी, 210 शेयर हैं आईआरएफसी के, बताइए। ये आईआरएफसी जब हम रेलवे स्पेस में पब्लिक सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट कंसर्न मुझे अगेन है, अनलाइक आईआरडीए इनका भी कंसर्न मुझे ग्रोथ का है। आईआरडीए एक साइड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहा है, लेकिन इनका ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड है। आप 3 साल के अगर आप इनका
ओवरऑल AUM देखें तो मोर और लेस आई मीन 4.5 लाख पौने 5 लाख करोड़ के बीच में स्टैटिक है, कोई ग्रोथ नहीं है। रेलवे कैपेक्स भी देखें तो रेलवे कैपेक्स में उतना इम्प्रेसिव ग्रोथ नहीं दिख रहा है और एट द सेम टाइम जो कंपनी का मार्जिन आता है 1.5% से कम आता है। तो ये कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेती है, बट जो मार्जिन्स जो लेती है गवर्नमेंट के टर्म पे लेती है, जिसकी वजह से हमें लगता है इनको बहुत बड़ा वैल्यूएशन री-रेटिंग होने की चांसेस काफ़ी कम लगता है। हमारा व्यू इस पे सॉर्ट ऑफ पहले भी नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। तो ये है राय आपको आईआरएफसी पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, राजेश जायसवाल का सवाल लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा पे राय जानना चाहते हैं विनोद, और ₹57 की इनकी खरीदारी है। मैं कहूँगा काफ़ी कह सकते हैं इस मार्केट में ऐसी जगह खरीदारी इन्होंने की है कि कम से कम बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है नहीं। फिर भी आगे का नज़रिया। ये पता नहीं अगर हमें रोड स्पेस में अगर मुझे आउटलुक लेना है, व्यू का कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लेने हैं, तो जो सबसे पहला नाम आता है डेफिनिटली आईआरबी इंफ्रा का नाम आता है हमारे दिमाग में और नो डाउट आरबी ये कंपनी कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2 साल से और उसका रीज़न काफ़ी सिंपल है क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से एनएचएआई साइड से आप देखें सो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टेंडरिंग नहीं हुई, जितना टारगेट किए उसका आधा भी गवर्नमेंट नहीं कर पाया है, राइट? तो वो कंसर्न अभी भी बना रहा है और क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ से अपना स्ट्रेटेजी ओवरऑल चेंज करने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस पहले हैम और ईपीसी प्रोजेक्ट था, जिसमें इन सब कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट होती थी, अब वो चेंज करके अभी पीपीपी मोड पे जाएँगे। तो पीपीपी मोड पे जानेंगे तो यस अब अभी आपका कैपिटल इंटेंसिव काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये सेक्टर। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट किस प्रकार से पीपीपी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इन कंपनियों की फंडिंग पोजीशनिंग कैसी होगी उसके बाद, तो ये सब बहुत सारी चीज़ ऐसी है, बहुत सारी अनिश्चितताएँ बनी हुई है इस सेक्टर के लिए, खासकर रोड स्पेस के लिए। तो अब मेरा व्यू अभी थोड़ा-सा इस पे न्यूट्रल रहेगा, नो डाउट जो अभी एक्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है कंपनी की काफ़ी बेहतर है, ग्रोथ सस्टेन कर सकता है, आई मीन ईपीसी के भरोसे कुछ सालों तक। बट यस ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से हमारा थोड़ा वेट एंड वॉच करने का भी मेरा सलाह रहेगा। अभी हमारा व्यू सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रहेगा इस पे। तो वेट एंड वॉच जो है वो रणनीति यहाँ पर अपनानी होगी। बढ़ते हैं आगे, और मनोज का सवाल लेते हैं। एनटीपीसी पर राय जानना चाहते हैं और बहुत स्पेसिफिक सवाल विनोद इन्होंने पूछा है। इनकी खरीद भाव 360 का है और ये अब एक हफ्ते से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। तो बताइए, क्या एक हफ्ते में उनका सीधा कहना है इस हफ्ते एग्जिट करना है? क्या आपकी राय बन रही है? एक हफ्ते में मुझे काफ़ी कम विश्वास है कि ये स्टॉक आपको वो लेवल बना करके देगा डेफिनिटली। अ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट दे सकता हूँ, बट एक हफ्ते के हिसाब से हमारा मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से इसके अर्निंग्स गए हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग जो दिख रहा हूँ मैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत बड़ा रिटर्न एक हफ्ते में मिलेगा, राइट? बट येस आपको थोड़ा-सा अगर अभी जैसे मैं बता रहा हूँ सिंपल सा कि मैं आपको सजेशन दूँगा, आप 1 हफ्ते छोड़ के कम से कम गर्मी ये समर का सीज़न तक वेट करो इसमें। समर का सीज़न में डेफिनिटली इन स्टॉक्स में थोड़ी-सी तेज़ी आती है, वो आई थिंक वुड बी द राइट टाइम टू टेक एन एक्सिट। ठीक है, तो थोड़ा गर्मियों तक का, अगस्त सितंबर तक थोड़ा सा होल्ड करिए स्टॉक पे को, आपको बेहतर संकेत मिलेंगे। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। विनोद जी, वीआईपी पिक के तौर पर आज इस चुनौतीपूर्ण बाजार में क्या पसंद आ रहा है? ये आज का हमारा पिक रहेगा भारती एयरटेल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1620 फॉर 1 ईयर। जैसे मैंने कहा कि हम वही स्टॉक को प्रेफर कर रहे हैं जो लार्ज कैप और प्लस जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा हो, उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छे रूप से फिट होती है। ओवरऑल अगर ये क्वार्टर का अर्निंग समझे और मैनेजमेंट कमेंट्री समझे तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट 2 से 3 सालों में कंपनी काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट करने वाला है और अगर हम स्ट्रीट के एस्टीमेट्स को समझे तो लगभग 75 से 1 लाख करोड़ का बीच में ये नेक्स्ट 3 इयर्स में कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, वो बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। ये रीज़न आप सबको पता है क्योंकि आरपू इसका कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है। मार्केट शेयर जो गैप था इनका और जियो का उसमें कहीं न कहीं वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कंपनी इन फेवरेबल टर्म ऑफ द कंपनी। सो बहुत हद तक ये कंपनी अच्छी कर रही है, प्रीमियमाइज़ेशन इनके प्रोडक्ट के उधर हो रहे हैं, ब्रॉडबैंड सेगमेंट में अच्छे कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अभी जो हाई कैपेक्स इंटेंसिटी था, चाहे स्पेक्ट्रम पेमेंट में जो उनके लायबिलिटीज़ था, वो सारे पे कर चुके हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कैश फ्लो जनरेशन काफ़ी अच्छा होगा और वैल्यूएशन री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एफवाई 27 के हिसाब से मैं देखूँ तो अभी भी ये लगभग 10.5 से 11 टाइम एफवाई 27 ईवी/एबिटा पे ट्रेड करता है, जो मुझे लगता है कि कंसीडरिंग दिस काइंड ऑफ कंपनी बहुत रीज़नेबल वैल्यूएशन है। तो हमारा लॉन्ग टर्म या 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। अ शुक्रिया
करेंगे विनोद जी आपका इस अहम राय के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन शो में विदा लेने से पहले आपको एक अहम जानकारी दे दें। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एरो इंडिया 2025 में भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड व्हीकल माउंटेड काउंटर एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है। ये अति आधुनिक प्रणाली भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो बदलते हवाई खतरों से निपटने में मदद करेगी। ये व्हीकल माउंटेड काउंटर एंटी ड्रोन सिस्टम लंबी दूरी तक सुरक्षा, तेजी और सटीकता प्रदान करता है, जिससे ये आधुनिक रक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट की तरह काम करता है। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।